हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आउट द क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये साइंस सब्जेक्ट का होगा और ये 2019 का होगा। मतलब 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम पाली में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो सेशन को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखते रहिएगा। एक और बात, इससे पहले हमने 2020 के दोनों पाली का, 2021 के दोनों पाली का और 2022 के दोनों पाली का क्वेश्चन बैंक करा दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के देख लीजिए। वहां से कम आपका 20 नंबर कंफर्म जरूर हो जाएगा। फिलहाल के लिए चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में हुआ ये था कि आपको 1 से लेकर के 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब कुल मिलाकर के आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था और इन 40 में से आपको 40 के बिल्कुल ही सही आंसर देने होते थे। मतलब अगर 40 में आप 40 के सही आंसर देते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 1 नंबर दिया जाता था। तो ये तब का पैटर्न था, लेकिन आज का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। आज के पैटर्न में चेंज ये हुआ है कि अब आपको 80 क्वेश्चन दिया जाता है और 80 में से आपको 40 सही करना होता है। तो अब थोड़ा सा फायदा आप लोग को बढ़ गया है। लेकिन चलिए हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को परिदर्शित करता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने 3-4 बार आपको बता दिया है कि टिंडल प्रभाव जो होता है ये प्रकाश की कौन सी घटना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए, यहाँ पे आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना है। और कौन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो C2H4 है। इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बताइए कि इन चारों में से किसका हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसका कर सकते हैं बाबू? एथेनॉल का कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए, आहार श्रृंखला का मतलब ये होता है कि जो बाद वाला होता है ये पहले वाले को खा सकता है। तो अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन में देखोगे तो जो आम है ये गेहूं को नहीं खा सकता, तो ये आहार श्रृंखला नहीं होगा। उसके बाद अगर बी वाले में देखोगे तो जो इंसान है ये बकरी को खा सकता है और जो बकरी है ये घास को खा सकता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया? एक प्रकार का ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मनुष्य का जो दिल होता है यानी कि हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। तो बाबू आप सभी को पता है कि उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो बाबू बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है। तो ऑक्सीजन की जो कमी है बाबू ये उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। सॉरी, उपचयन नहीं, अपचयन कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो समूहों की संख्या पूछा है बाबू, और समूहों की संख्या कितनी है? तो 18 होती है समूहों की संख्या। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि इसके पीछे का कारण पूछ रहा है। तो देखिए बाबू, इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि टीन की अपेक्षा जो जिंक होती है यह अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्भवन भवन का उदाहरण है। तो देखिए, पुनर्भवन भवन हम लोग किसे कहते हैं? तो जो कायिक होता है उसको कहते हैं। और कायिक का उदाहरण कौन हो जाएगा बाबू? तो स्पाइरो गायरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइरो गायरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा में घूर्णित गति से कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित चुंबक की जो धारा होगी ये कितने परिणाम के बाद बदल जाएगी, यानी कि
परिवर्तित हो जाएगी। तो बाबू धारा परिवर्तित कितने परिमाण के बाद हो जाएगी, तो आप लोग याद रखिएगा आधे परिणाम के बाद हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछता है कि सल्फर की परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बाबू सल्फर जो होती है उसकी परमाणु संख्या 16 होती है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पे कार्बन का ही पूछता है, तो इसके लिए आप लोग ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो ऑक्सीजन का 6 होता है, अगर कार्बन का पूछेगा तो कार्बन का भी 6 होता है, और अगर हाइड्रोजन का पूछेगा तो हाइड्रोजन का 12 होता है। फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, फिलहाल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि नए कार्तीय चिन्ह पर पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि दर्पण के सामने जब हम लोग बिंब को रखते हैं तो उसकी दूरी किस में ली जाती है, धनात्मक में, ऋणात्मक में, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दर्पण के सामने जो बिंब रखी जाती है यानी कि वस्तु रखी जाती है उस वस्तु की दूरी हमेशा किस में ली जाती है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में ली जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है यानी कि कहाँ से निकलता है। तो बाबू पीत रस की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो बाबू मलेरिया परजीवी की अगर हम लोग बात करें तो कौन होता है मलेरिया परजीवी, प्रोटोजोआ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं। तो बाबू याद रखिएगा कि एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड बनाने की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एरोडीकरण कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी है। तो अब अगर बात कर रहा है दूर बिंदु की तो दूर बिंदु कितनी होती है, अनंत होती है। और बात करेगा निकट बिंदु की तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे दूर पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो बाबू सभी को पता है कि कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 जो गैस है यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, मतलब कौन ऐसा कचरा है जो अपने आप ही नहीं सड़ेगा। तो देखिए बाबू टिश्यू पेपर अपने आप सड़ जाता है, केले का छिलका भी अपने आप सड़ जाता है, मतलब जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो देखिए बात करें अगर जैव निम्नीकरण कचरा नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्मोकॉल। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बाबू लेंस के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर संयोजित प्रतिरोधों का कुल संख्या क्या होता है। तो बाबू देखिए अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और प्रतिरोध की संख्या आप घटा रहे हो तो जो प्रतिरोध की कुल है मान वो क्या बढ़ेगा, तो बाबू वो बढ़ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो बाबू कवक में पूछा है कि पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आप सभी को पता है कि मृतजीवी विधि पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर है। और पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में स्वपोषी विधि पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है। तो अगर बात करें शक्ति को निरूपित कौन करता है, तो IR² जो है ये शक्ति को निरूपित करता है और I² R जो है ये शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये भी पूछ
देता है कि कौन शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो आप लोग इसको टिक कीजिएगा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि शक्ति को निरूपित करता है तो आप लोग इसको टिक कीजिए ऑप्शन नंबर बी वाले को। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन संवेदी ग्रह नहीं है। तो देखिए संवेदी ग्राही अंग कौन नहीं है, तो देखिए कान तो संवेदना को ग्रहण करता है, आँख भी करता है, नाक भी संवेदना ग्रहण करता है, लेकिन जो दिमाग है ये संवेदना ग्रह अंग नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चिम दृश्य के रूप में किया जाता है। तो बाबू यहाँ पे पूछ रहा है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है। तो आप सभी को पता है कि उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में होता है और अवतल दर्पण का रूप हेडलाइट के रूप में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस वर्ण यानी कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल कलर का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन यह है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है। तो देखिए समजात अंगों का बात करें तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है ये समजात अंग होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे सबसे अच्छा ऊर्जा कौन है। तो बाबू सब आप लोग सभी लोग याद रखिएगा कि सबसे ऊर्जा कौन होता है, अच्छा तो बायोमास जो होता है वो होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन है जो अंतःस्रावी या फिर बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अग्न्याशय जो है ये काम नहीं करता, बाकी ये तीनों करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसको संकेत करती है। तो देखिए बाबू जो तर्जनी होता है ये किसको संकेत करती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही करती है। तो इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है बाबू, ये आपको यहाँ से पूछ रहा है। और गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है बाबू, तो देखिए गंगा में मछली पालना ये तो उत्तरदायी नहीं है। तो यही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। बाकी अगर आप लोग गंगा में कपड़ा धोते हो तो ये गंगा के लिए प्रदूषण करता है, गंगा में अर्ध जले सबको बहाते हो तो वो भी करता है, और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट करते हो तो वो भी गंगा को प्रदूषित करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। तो पुष्प जो होता है यानी कि फूल होता है उसका जो नर जनन अंग होता है उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष को संशोधित यानी कि इलाज करने में किया जाता है। तो अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है बाबू, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा CaOH हॉल 2 होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। और कौन पदार्थ लाल को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला पदार्थ क्षार होता है, और नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ अम्ल होता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार कर देता है और नीले को लाल अम्ल कर देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, मतलब कौन ऐसा अभिलक्षण है जो वंश के अनुसार नहीं चलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा शरीर का जो आकार है ये वंशागति नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है
कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो बाबू अगर बात करें पीएच मान की तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना, तो वो 7 होता है। और पूछेगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान आप लोग याद रखिएगा 7 से कम होता है। और जो भस्म होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये भी बहुत बार पूछता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है बाबू, तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है इसके 2 परमाणु के बीच का जो बंधन होता है ये कितने होता है, तो 1 आबंध होता है। कितना होता है, 1 आबंध होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा जो होता है इसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है बाबू, यूनिट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका क्या है, यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो आंसर भी आप लोग मिला सकते हो। और नीचे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको मैं किसी और वीडियो में आपको करा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।